ख़वातीन हज़रात, नेशनल बैंक की खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर फ़ारूक हसन आप सबको खुशामदीद कहता है। जनाब सैयद समर हसनैन साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक तो जो सवाल पूछा था हमारे कॉलर ने उस हवाले से, और चेंजेस आप क्या लेके आए हैं अवाम की सहूलत के लिए इस स्कीम में। शुक्रिया फ़ारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं वो जो सवाल किया गया था उसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान में ये पहली मरतबा हुआ है। अब तक पाकिस्तान में ये होता था कि बैंक जब कर्ज़े देते थे तो वो आमदनी देख के कर्ज़े देते थे। पहली मरतबा ऐसा हुआ है वज़ीर आज़म के इस विजन के तहत कि अब बैंक इसको उल्टा कर रहे हैं, यानी वो ये देखते हैं कि आपके अखराजात कितने हैं। अगर आपकी आमदनी बाकायदा नहीं है, और अभी मैं उस एग्जांपल की तरफ आऊँगा कि अगर किसी की अपनी दुकान है और उसका फॉर्मल प्रॉपर अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, या कोई आदमी रिक्शा चलाता है, तो वो कितना कर्जा ले सकता है। देखें, जो चीज़ बुनियादी तौर पे चाहिए बैंक को, वो CNI से ही चाहिए, 2 फ़ोटो तस्वीरें चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप चाहिए, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे, फ़र्ज़ करें आपकी कहीं कोई दुकान है, तो जहाँ जिस दुकान में आप काम कर रहे हैं या जिस दुकान से आप कारोबार कर रहे हैं, उस दुकान का कुछ किराया अदा करते होंगे। उस किराए की कोई रसीद मालिक मकान के साथ कि कितना किराया अदा करते हैं। आप जो जिस घर में रह रहे हैं अभी किराए के, उस घर का किराया अदा करते होंगे। जो आपके टेलीफोन के बिल्स हैं वो आप अदा करते होंगे, बिजली और या गैस के बिल अदा करते होंगे। बैंक क्या करते, बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा करते हैं। इन तमाम चीज़ों को बैंक मिलाकर ये निकालता है कि आपके इतने अखराजात हैं तो आपकी कितनी आमदनी होनी चाहिए, और उस आमदनी के हिसाब से फिर वो आपकी किस्त बनाता है। मसलन मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर आपकी आमदनी 13,000 रुपये है, तो एक ये उसूल है कि अपनी आमदनी का आधा आप या तो किराए के तौर पे देते हैं, और यही चीज़ आप मकान की किस्त के तौर पे दे सकते हैं, तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी आमदनी 22,000 रुपए तक है तो 11,000 रुपए तक आप किस्त के तौर पे अदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि 20 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। सही साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, बेतहाशा रश है जी कॉलर्स का। 0519215595 पे आप कॉल करके लाइव बात कर सकते हैं इस पैनल से। जी, हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और मैं शोबे के लिहाज से टेलर हूँ, अपारा मार्केट पे काम करता हूँ, मरी का रिहायशी हूँ। ओके जी नासिर साहब, तो मैंने सवाल ये करना है कि मेरी जो आमदनी है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये है। मेरा अपना कारोबार नहीं है, मेरी अपनी शॉप नहीं है, घर पे भी मैं रेंट पे रहता हूँ। तो मुझे वज़ीर आज़म प्रोग्राम में जो हाउसिंग स्कीम में मुझे लोन मिल सकता है और कितना मिल सकता है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब कॉल करने का। सबसे पहले तो वो नेशनल बैंक के करीब से करीब ब्रांच में जाएं और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको सही जवाब मिलेगा। ये जो इनकम एस्टिमेशन की बात कर रहे थे समर साहब, इससे भी हमारा बैंक भी इसमें हिस्सा ले रहा है। जैसे स्कूल की फ़ीस है, टेलीफोन का बिल है, जो भी आपके अखराजात हैं उनका हिसाब रख के ये हमारे जो वहाँ के मैनेजर साहब हैं वो आपको इसमें हेल्प करेंगे, और अगर ना करें तो मेरा नंबर तो हाजिर है। सर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर, मेरा नाम कैसर है, मैं कहूटा से बात कर रहा हूँ। कैसर कहूटा से, फरमाइए कैसर साहब। सर, मेरा पैनल से ये सवाल है कि मुझे 20 लाख का कर्जा चाहिए। मेरी माहाना आमदनी तकरीबन 35,000 है, जिसमें से 20,000 मैं रेंट पे करता हूँ क्योंकि मैं किराए के मकान में रहता हूँ। अगर 20 लाख का कर्जा लूँ तो मेरी माहाना किस्त कितनी होगी? सही, ये समझ साहब आप बता दें, और एक चार्ट भी मेरे ख्याल में बना है। प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो भी पीछे स्क्रीन पे वो जी देखें, 20 लाख के ऊपर जो आपकी किस्त बनेगी, महीने की किस्त बनेगी, वो 11,000 रुपये बनेगी। और 11,000 रुपये की किस्त का मतलब ये है कि आपकी आमदनी, जैसे मैंने पहले भी कहा, इससे दुगनी होनी चाहिए। 22,000, जो कि आप खुद बता रहे हैं कि 25,000 है, तो अगर आपकी 22,000 से ज़्यादा की आमदनी है तो आप इस पर बिल्कुल 20 लाख रुपये का कर्ज ले सकते हैं। सही। सर, एक सवाल हमारे पास आया है सर, ये चार्ट भी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तमाम व्यूअर्स, कि कितना कर्ज आपने लेना हो और उसकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तो आप ये आपकी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारे साथ एक कॉलर ने सर सवाल पूछा था, गवर्नर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि मुख्तलिफ अदवार में जो स्कीम्स आती हैं उसमें हमेशा कोई कोटा सिस्टम, कोई लाइक कभी कभार थोड़ा फेवरेटिज्म का भी एक एलिमेंट आ जाता है। तो शिबली साहब आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि क्या इस हाउसिंग स्कीम में भी क्या किसी किस्म का कोटा या किसी सेक्टर के लिए स्पेशल प्रिविलेज है? नहीं जी, इसमें देखें, ये जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि आम तौर पर अपने तई घर नहीं, मकान नहीं ख़रीद सकते।
ये सिर्फ उन लोगों के लिए है और इसमें कोई, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कोई तफरीक नहीं है, ये हर एक के लिए है और हर वो शख्स जो कि घर ख़रीदना चाहता है, बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर साहब का यही विज़न है कि उन लोगों को के लिए सहूलत मुहैया की जाए जो कि अपने तई मकान नहीं ख़रीद सकते, लेकिन वो जो, और ख़ास तौर पे वो जो कि किराए के मकान पे रहते हैं, उनकी किस्त बजाय इसके कि वो सारी उम्र किराए देते में गुजर जाए, उससे वो 20 साल या 25 साल में वो उस घर के वही किस्त देते हुए उस घर के मालिक बन जाए। तो ये हर आम पाकिस्तानी के लिए, ये हर आम पाकिस्तानी सर, आप इसे ट्रांसपेरेंसी कैसे गवर्नर साहब इस पे इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट? देखें, जिस तरह ने आपने कहा, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना बैंक्स करेंगे कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी डिमांड है हाउसिंग की और अभी जो हाउसिंग फाइनेंस है वो इतना कम है, जैसा कि मैंने कहा हमारी मईशत के 1% से भी कम है, कि जितना बैंक्स करेंगे वो कम है। हमने बैंक्स पे टारगेट्स बनाए हुए हैं और कम से कम बैंक्स को उतना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अनकरीब हम पब्लिश भी करना शुरू करेंगे कि किस बैंक ने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में कितना आगे कर्जे दिए, तो उससे भी लोगों को थोड़ा सा इशारा हो जाएगा कि कौन बैंक ज़्यादा काम कर रहा है और कौन बैंक इसमें कम कर रहा है। और अगर कोई कर्ज़ा लेना चाहता है तो लाजमी नहीं कि सिर्फ एक बैंक के पास ही जाए, अगर एक बैंक से उसको सहूलत नहीं मिलती तो वो किसी और बैंक के पास भी जा सकता है। और मैं दोबारा कहूँगा, हमारे पाकिस्तान में 16 दफातर हैं, इनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे है, वहाँ पे हमने हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं जहाँ पे कंप्लेंट आपकी स्टेट बैंक के अफसरान दर्ज करेंगे और फिर उसको फॉलो अप करेंगे, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। सही, बेतहाशा कॉल्स आ रही हैं जी, और नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9215595 051, ये इस्लामाबाद का कोड है, आप डायल कर सकते हैं। और गवर्नर साहब ने बताया ये बड़ी एक ट्रांसपेरेंट स्कीम है और हर पाकिस्तानी, हर शहरी इसमें अप्लाई कर सकता है, बालाए ताक रखते हुए कि वो काम बिजनेस कर रहा है या वो कहीं एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, हर पाकिस्तानी एलिजिबल है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अब्दुल बासित महफूज मुगल है, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान की जिला दियामर इजलास से है सर। फरमाइए जी। गिलगित यहाँ बैठे हुए पैनल से मेरा ये सवाल है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, क्या इसका इतलाक गिलगित बल्तिस्तान से भी होगा? अगर गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें शामिल है तो ये कब से गिलगित बल्तिस्तान में शुरू कर रहे हैं और क्या तरीक़ार होगा सर, इस सवाल से थोड़ा बता दें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आरिफ साहब, आप जवाब दें। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी 30 ब्रांचेस में ये अवेलेबल है फ़िलहाल, और ज़रूर गिलगित बल्तिस्तान के जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है अगर आप बताएं तो मैं वहाँ के ब्रांच मैनेजर से खुद कहूँगा कि आप अपना नंबर दें, मैं खुद फ़ोन करवाऊँगा। सर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित आज़ाद कश्मीर में भी है, बिल्कुल है, बलूचिस्तान में 50 ब्रांचेज में है। एक और कॉलर जगह है, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कौन सा बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ, अब्बास बात कर रहा हूँ। मेरी एक करियाने की शॉप है छोटी सी। जी जी। हमारा आमदनी 50 से 60 हजार है। मेरा मकान कच्चा है, 5 मरले का है। ओके। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई कर्ज मिल जाए ताकि मैं घर बना सकूँ और मैं अपना घर का सर्कल भी चला सकूँ। तो मेरा कोई कर्जा मिल सकता है? बहुत शुक्रिया उन साहब आपके सवाल का। तमाम कॉलर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे सवाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें और बहुत से सवालात आपके पैनल डिस्कशन में आंसर भी हो जाएंगे। समझ साहब जी, थैंक यू फारूक। देखें, आपके लिए तो बाकी और लोगों की निस्बत ये कर्जा हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ज़मीन मौजूद है जिस पे एक कच्चा मकान बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन का टाइटल आपके पास मौजूद है। तो बैंक की आधी मुश्किलात जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की होती है वो तो यहीं हल हो गई। तो आप नहायत आसानी के साथ कर्जा लेकर इस ज़मीन के ऊपर और आप अपना पक्का मकान तैयार कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये इनके सवाल का जवाब भी आ गया। सर, एक और अहम सवाल जो सैयद जुनैद अब्दुल्ला साहब हैं लाहौर से, इन्होंने किया, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये शरिया के असूलों के ऐन मुताबिक है ये स्कीम? गवर्नर साहब, आप इस पर अगर कुछ रोशनी। जी बिल्कुल, आप बैंकों से जाके शरिया के असूलों के मुताबिक भी कर्जे ले सकते हैं और इसमें बैंक्स आपको फैसिलिटेट करेंगे। काफ़ी सारे बैंक्स मसलन मीज़ान बैंक, एक दो और बैंक खासकर शरिया कंप्लाइंट कर्जे ही फराहम करते हैं। सही। लेकिन इसमें ये भी कह दें कि ये सिर्फ जो कि गैर मुस्लिम हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए, तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए ये फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल है। इस पर वो अवेल कर सकते हैं। आप लोग लाइव कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीथॉन को। 051
92155595 हमारा नंबर है। यहाँ पे बहुत ही अहम शख्सियात मौजूद हैं जो आपके सवालात का डायरेक्ट जवाब देंगे। जैसा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी एक्सेस है वेबसाइट पे तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है कि आपने शिकायत, अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रही बैंक से तो आप कहाँ पे शिकायत का अंदराज कर सकते हैं, और यकीनन स्टेट बैंक का अमला जो है वो आपको वापस आके बताएगा कि आपने किस तरह से इस मसले का हल करना है। सर, आपसे अनवर अली हैदर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि और मेजर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हाउसिंग के, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान और आपकी अथॉरिटी काम कर रही है? जी शुक्रिया। जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि हुकूमत ने जितनी मराहत दी हैं और जितनी इस्लाहात हुई हैं निज़ाम में, उसके बाद अब ना सिर्फ तमाम अथॉरिटीज़ जिनके मैं मनसूबों का जिक्र करना चाहूँगा, प्राइवेट सेक्टर का इसमें बहुत दिलचस्पी बढ़ गई है। इस वक्त हमारे पास प्राइवेट सेक्टर से 70 से ज़्यादा प्रपोज़ल आए हुए हैं, जिनमें से 45 प्रपोज़ल हमने इब्तदाई तौर पर शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, जिनके तहत 73,000 घरों का कम लागत घरों पर इनकी तामीर का आगाज़ अगले इंशाल्लाह 2 महीनों में हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक जिस तरह प्राइवेट सेक्टर का पहले हमारे पास प्रपोज़ल आया हुआ था, उस पर काम शुरू हो गया, बहुत तेज़ी से काम जारी है। इस्लामाबाद जोन 5 में उस 3,800 घरों पे उसका पहला फ़ेज़ इसी साल अक्टूबर में डिलीवर हो जाएगा लोगों तक। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के तहत 18,400 घरों पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंतहाई तेज़ी से काम जारी है, और इनमें 3,300 घर इसी साल की आखिरी सहमाही में लोगों को डिलीवर कर दिए जाएंगे। कुछ बड़े मंसूबे जो आने वाले हैं, पंजाब में 10,000 घरों का एक मंसूबा, इसको हमने पेरी अर्बन मंसूबे का नाम दिया है। तमाम ज़िलों में, पंजाब के 20 ज़िलों में इसका आगाज़ होगा और बाद में इसको बढ़ा के तमाम तहसीलों तक लेकर जाया जाएगा। पहले फ़ेज़ में इसमें 10,000 घर हैं, इंतहाई सस्ते घर। इस्लामाबाद में एक 4,400 घरों का मंसूबा सीडी और नेफ्डा के साथ मिल के फराश टाउन में शुरू होने जा रहा है, अगले माह उसका इफ्तिताह होगा। लाहौर में LDA सिटी का 4,000 का मंसूबा, 4,000 फ्लैट्स का मंसूबा, अगले माह के शुरू में उसका इफ्तिताह होगा। इसी तरह KP गवर्नमेंट ने एक मंसूबा नौशेरा में 1,300 घरों का अगले माह के शुरू में ही उसका इफ्तिताह होगा। बलूचिस्तान में 2 मंसूबे 3,000 घरों के, उनका इफ्तिताह मई के शुरू में होगा। इस्लामाबाद में एक मंसूबा संजानी के मकाम में 2,500 घरों का नेफ्डा का मंसूबा, उसका इफ्तिताह मई के शुरू में होगा। और साथ में ये भी जिक्र करना चाहूँगा अखुवत को, जिसको हुकूमत ने 5 अरब रुपए दिए थे, फाउंडेशन की बात करें, अखुवत फाउंडेशन को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, उनके ज़रिए 8,600 घर मुकम्मल हो चुके हैं और उसमें 70% लोग घरों में शिफ्ट भी कर चुके हैं। सो बहुत बड़े पैमाने पे अब इस पे काम शुरू हो चुका है और अब आप देखेंगे कि इसकी साथ साथ डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, लोगों को घर मिलना भी शुरू हो जाएंगे। आपने वर्कर्स वेलफेयर फंड में आपने पिछले देखा हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने 1,500 घरों का तकसीम का आगाज़ किया। उनके 2 मंसूबे 3,000 घरों के अगले महीने दोबारा आप देखेंगे कि लोगों को डिलीवर किए जाएंगे और ये वर्कर्स को मालिकाना हुकूक के साथ मिल्कियत की बुनियाद पर दिए जाएंगे। तो यानी खाली बात की हद तक ये बात नहीं है, बल्कि अमली जामा भी इसे पहनना शुरू कर दिया इसने। और वो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कहते थे कि कहाँ है वो मकान, कहाँ पे है एक ईंट, तो वो उनको बताने के लिए कि देखें ये पाकिस्तान में कभी पहले ऐसे जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए कभी सोचा ही नहीं गया। ये पहली दफ़ा है कि एक ऐसा मंसूबा तैयार किया गया है जिसमें कि हर पाकिस्तानी जो कि एक कम आमदनी से ताल्लुक़ रखता है उसको ये फैसिलिटी दी गई है, सहूलत दी गई है कि वो अपने लिए घर ख़रीद सके। और अभी जिस तरह के हैदर साहब ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद 1,100-1,500 के करीब फ्लैट्स और घर जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। ये उस नए पाकिस्तान का वो जो अमली एक मज़ाहिरा है वो हमें अब देखने को मिल रहा है। सही। और मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम ना आई होती तो मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 लाख का कर्जा लिया होता तो आपकी माहवाना किस्त 11,000 होती। सही। लेकिन इस स्कीम की वजह से वही किस्त 11,000 के बजाय 6,600 की हो जाती है। तो ये पाकिस्तान का ये एक मौका है जो हमारी तारीख में कभी नहीं आया कि एक आम आदमी के लिए सस्ते और आसान शराइत पे
उसको कर्ज़ा मिले। और मैं दोहराना चाहूँगा कि स्टेट बैंक में इसका ये किरदार होगा कि बैंक्स को आगे लेके चलें और जो रुकावटें आएँ लोगों के सामने उसको हम रास्ते से हटाएं। इसीलिए हमारे 16 जो दफातर हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे हेल्प डेस्क बने हुए हैं। आप जाएं वहाँ, अगर आपको कंप्लेन है तो कंप्लेंट को दर्ज करें। सही। मैं आप कुछ कहना चाहेंगे फ्रेंड साहब? नहीं, मैं खुद गवर्नर साहब की बात को तारीफ करूंगा। इसमें अहम बात जो कि गवर्नर साहब ने की है कि जिसमें कि अगर आप ये सहूलत ना होती तो इसकी किस्त क्या बनती। तो ये जो असल किस्त जो इस वक्त बन रही है और जिसका जिक्र गवर्नर साहब कर रहे हैं, इसका जो ये फर्क है ये हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है। सही सही, ज़बरदस्त। जो मैं समझ सका हूँ जी, हर शहरी, पाकिस्तानी शहरी के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। खा आप सैलरीड हों, कहीं जॉब करते हों, नौकरी करते हों, या आप बिजनेसमैन हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बना बनाया घर लेना है या आपने घर बनाने के लिए कर्ज़ा लेना है, तो दोनों के लिए ये कर्ज़ा जो है ये एप्लीकेबल है। मैं ये जानना चाहूँगा समर साहब आपसे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एक FAQs जिसे हम कहते हैं, तो ये किस किस्म के सवालात आपको लोग आते हैं? इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन वी आर वेरी ऑनर्ड जी, इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने नेशनल बैंक की एक खुसूसी टेलीथॉन ज्वाइन की है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी एक विजन थी, एक ख्वाब था आपका कि हर शहरी, हर पाकिस्तानी शहरी के पास अपनी छत हो, अपना घर हो, और आज वो पाए तकमील पहुँच रहा है ख्वाब। और जिस टीम को आपने ये टास्क दिया था वो टीम यहाँ पर मौजूद है। आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक मौका दिया जा रहा है कि वो लोग जो कि तनख्वाहदार हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कैश नहीं है घर ख़रीदने के लिए, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो भी एक अपना उनका घर हो। और कैसे हो कि जो वो किराए की किस्तें देते हैं, जो किराए देते हैं अपने घरों का, वही किस्तें बन जाएं और उनको इस किस्तों की वजह से उनको अपना घर मिल जाए। ये दुनिया के अंदर अमीर मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में हमेशा लोग बैंकों से पैसे लेके तो अपने घर खरीदते हैं, और वो भी किस्तें दे के अपने घर खरीदते हैं। इसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहती है। तो पाकिस्तान में इसका कोई रिवाज ही नहीं है। तो ये पहली दफ़ा कोशिश की गई है, और मुझे पूरा एहसास है कि इसमें बड़ी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, क्योंकि पहली दफ़ा है, मुश्किलात तो आनी थी। लेकिन मैं आज ख़ास तौर पे स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे हुए रज़ा बाकर, और उस्मानी साहब जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो बैठे हुए हैं। मैं आपको आज ताकीद करना चाहता हूँ कि आपको अपने उस्मानी साहब, आपको नेशनल बैंक की ब्रांचेस में बताना पड़ेगा, और रज़ा बाकर आपको सारे बैंक्स के हेड्स को बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बैंक्स आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए जो कि बैंकों से कर्जा लाना चाहते हैं अपने घर बनाने के लिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए पूरी सहूलतें पैदा करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि पहले लोगों ने कभी किसी ने किया ही नहीं है। तो बैंक के लोगों को जो अमला है बैंक का, उसको भी प्रैक्टिस नहीं है। और मैं जो सुन रहा था, लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, तो इसके ऊपर आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी चीज़ ये कि लोगों को पहली दफ़ा मौका मिल रहा है, जो कि कभी जिनके पास कैश नहीं था घर खरीदने का, उनको मौका मिल रहा है कि उनका भी अपना घर हो। लेकिन उससे भी उतनी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे एक दफ़ा हमारे मुल्क में लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, और अपने घरों के लिए उनको पैसा मिलना शुरू हो गया और उनके घर बनने शुरू हो गए। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ 30 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये कि सारे मुल्क के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा, एक पूरी जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, मुल्क की दौलत के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की बूम आ सकती है। तो ये सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को अपनी छत मिलेगी, इससे सारी पाकिस्तान की जो
जो माइशत है वो सारी माइशत को ऊपर उठा देगा। सारी दुनिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सारी माइशत को उठाती है, जिससे जो वेल्थ क्रिएशन होती है। और ये तीसरी चीज़ ये कि क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, हमें वेल्थ क्रिएशन यानी हमें दौलत के अंदर इजाफा चाहिए। जब दौलत में इजाफा होगा तो हमारे पास पैसा होगा कर्जे वापस करने का। तो हर तरह ये इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये जिसके ऊपर ये जो हमने 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और हर किस्म की रुकावटें दूर कर रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर से ताकीद करूंगा आपसे, रजा बाकर आपसे, और दूसरा उस्मानी साहब आपसे नेशनल बैंक, क्योंकि नेशनल बैंक पाकिस्तान का प्रीमियर बैंक है और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि लोगों को भी मौका मिले घर बनाने का और फिर बिजनेस एक्टिविटी भी चले। तो आपको इसके लिए अपने सारे अमला को, स्टाफ को तैयार करना पड़ेगा। सही। पीएम साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो मेरे ख्याल में शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, बट वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की। अच्छा सर, लाइन पे हैं सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोई स्पेशल स्कीम है जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें? जी, इसी में हमारी पूरी कोशिश है कि जो बेवा हैं उनके लिए उनको प्रेफरेंस दी जाए। ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आपने बात की, बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क की। इनके लिए हम पूरी कोशिश करें कि इनके लिए हम प्रेफरेंस दी जाए, यानी बाकी सारे कमज़ोर तबके की तो मदद करेंगे, लेकिन इस ख़ास तौर पे जो तबका किसी वजह से उनके पास वो सलाहियत नहीं है तो उनकी भी पूरी मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके आने से एक नया वलवला, एक नया जोश आ गया इस स्कीम में, और यकीनन आपने जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, एक तो जो कंप्लेंट्स आ रही हैं या जो मसाइल आ रहे हैं आम शहरियों को, वो यकीनन नहीं आने चाहिए, और उसके लिए स्टेट बैंक को आपने ताकीद की और प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को आपने ताकीद की, यकीनन वो इस पर काम करेंगे। और 30 इंडस्ट्रीज़ का आपने जिक्र किया जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो यानी इकॉनमी का पहिया घुमाने में ये बहुत अहम है कि ये स्कीम जो है ये कामयाब हो। समझ साहब, मैं आपसे पीएम साहब के ज्वाइन करने से पहले आपसे जान रहा था कि जो आम सवालात या मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं वो क्या हैं, अब तक स्टेट बैंक में क्या रिकॉर्ड किया गया? शुक्रिया फारूक। इससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बात की कि रुकावटें दूर कर दी, वो रुकावटों की जो बात, एक तरफ तो वो घरों के हवाले से, लेकिन फाइनेंसिंग के हवाले से जो रुकावटें दूर की हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जल्दी से आधे मिनट के अंदर उसको लिस्ट डाउन कर दूं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए। अभी फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, 25 मार्च को इसका इंस्ट्रक्शन भी इशू कर दी गई। पहले रिक्वायरमेंट ये थी इस स्कीम के तहत कि आप सिर्फ नया घर ही ले सकते हैं। देखिए, नए घर की अभी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता चूँकि आ रही है, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो 2 साल के लिए ये शर्त मुअत्तल कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप नए घर के अलावा भी ये कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा घर की कीमत जो थी वो बहुत कम महसूस की गई थी, और ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था जो कि लोग अक्सर करते थे, तो वो उसके अंदर रकबे को रखा गया है, वो शर्त खत्म की गई है। कर्जे की रकम बहुत कम थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये इस कर्जे की रकम के अंदर घर नहीं मिल सकते, घर नहीं खरीदे जा सकते, तो वो रकम भी बढ़ा दी गई है इसके अंदर। समझ साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, सॉरी, एक कॉल है हमारे पास, वो बात करेंगे, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं? जी सबीन आमिर बोल रही हूँ, लाहौर से। जी सबीन, फरमाइए, क्या आप पूछना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे लोन के सिलसिले में बात करनी थी कि ये मोस्टली ये होता है कि अभी तक मैंने जब भी ट्राई किया लोन का, सोचा डेफिनेटली एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, और उसमें ये होता है कि आपकी विश होती है आप घर बना सकें या कुछ, लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, परसेंटेज इसकी बहुत, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें क्या चेंज है। दूसरा ये कि प्राइवेट जॉब करते हुए जॉब स्टेबिलिटी का भी इशू होता है, इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी आप इन लोगों ने रखी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना। ठीक है जी, एक और सवाल ले लेंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका कॉल करने का। जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी कौन सा बात करें? जी अल्ताफ बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री में तो खास सिंध से। जी अल्ताफ साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी ये एक मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने अपना केस पुट अप किया था, वो स्मूथली प्रोसेस हो गया थ्रू मीज़ान बैंक फाइनल स्टेजेस में। बस ये 2 चीज़ें थी जिनमें प्रॉब्लम आई थी। एक तो वो जो क्लास सी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, दूसरा ये कि प्रॉपर्टी न्यू हो बिल्कुल, मतलब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, उसके हवाले से काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ढूंढने में। अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल हो गया। सही, चले बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपके अभी कमेंट पे हम बात करेंगे। जी समझ साहब। जी जैसे बिल्कुल इन कॉलर्स ने हमारे कहा कि वो उसी वजह से लोन रखा हुआ था क्योंकि उसमें नए होने की शर्त मौजूद थी, वो जैसी शर्त ख़त्म हो गई है अब उनको मिल सकता है। हम ये बात कर रहे थे कि पहले एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि घर का भी रकबा था और उसके ऊपर कवर्ड एरिया की भी रिक्वायरमेंट थी ओवर एंड अबव दैट, जिसकी वजह से बुनियादी मुश्किल ये पेश आ रही थी कि अगर किसी ने अपना घर बनाया हुआ है तो कुछ एक्सपेंशन करना चाहता है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है वो ऊपर बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना सकता था। अब ये शर्त भी इसके अंदर दूर कर दी गई है। एक और मैं बताऊंगा जो सहूलत की गई है अभी बिल्कुल, वो ये था कि जैसे कुछ लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचते थे और उनकी रिटायरमेंट में से फॉर एग्जांपल 8 या 9 साल रह गए थे, तो पहले एक रिक्वायरमेंट ये वो करती थी कि 10 साल से कम का लोन नहीं मिलेगा। अब ये शर्त भी ख़त्म कर दी गई, अब 5 साल तक का लोन भी मिल सकता है। और सबसे अहम बात जो है वो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। देखें अब तक तो लोग बैंकों के पास जाते थे, लेकिन अब ये सहूलत भी दे दी गई है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, और चूंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ऐसे हैं जो कि इन किस्म के इलाकों के अंदर उनकी शाखें मौजूद हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी बर्दाश्त की है। जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा था, सेनेटर शिबली साहब ने भी कहा है कि जो फ़र्क है वो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, ये फ़र्क कितना है अगले 10 साल में, ये 35 अरब का वो फ़र्क है जो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी के तौर पर बर्दाश्त करेगी ताकि ये मुहिम आगे से आगे चल सके। आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए ये स्कीम क्योंकि बनाई गई है और इसी वजह से जैसे आपने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह इस स्कीम को ऑन कर रही है। एक अवेयरनेस के हवाले से मोहतरमा ने सवाल पूछा था जिन्होंने इससे पहले कॉल किया था, वो बिल्कुल जो सबीन लाहौर से जिन्होंने फ़ोन किया था सर, तो उसमें मेरा ख्याल है ये सारे जितनी भी आपके कॉलर्स होंगे उसका एक बुनियादी जो वो एक कॉमन वो है वो यही है कि बैंक्स जो है तो डॉक्यूमेंटेशन और इसमें प्रोसेसेस बहुत लंबा, तो उस सिलसिले में अगर आप कुछ हमें बता दें या जो भी आपके कॉलर्स हैं तो उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है और वो किसी एक बैंक पर नहीं है, वो तमाम पर स्टैंडर्डाइज कर दी गई है। कोई बैंक आपसे इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता। और मैं दोबारा दोहराता हूँ वो चीज़ें क्या क्या हैं। आपका शनाख्ती कार्ड मांगेगा, आपके 2 तस्वीरें मांगेगा, आपका अगर कहीं जॉब कर रहे हैं चाहे सरकारी या प्राइवेट तो आपकी सैलरी स्लिप मांगेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे किसी जगह पर आपकी अपना कोई कारोबार है, दुकान है, तो वो उस दुकान का किराए का एक स्लिप मांगेगा, कितना किराया अदा करते हैं, आपका अपने घर का किराया कितना आप अदा करते हैं जहाँ अभी आप रह रहे हैं वो, और मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह हैं उसकी मालूमात करेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर वो कर्जे को प्रोसेस कर देगा। देखिए पहले जो इन्होंने सवाल किया था ये मुश्किलात यकीनन पेश आ रही थी क्योंकि पहले इनफॉर्मल इनकम को आज से पहले पाकिस्तान में कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। वो पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि बैंकों को स्टेट बैंक ने इजाज़त दे दी है कि अगर आपकी बाकायदा आमदनी मौजूद नहीं है तब भी बैंक उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी आमदनी और अखराजात की बुनियाद पर आपको कर्जा दे सकते हैं। दूसरा ये मैं वजाहत कर दूं कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमने क्या करना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री एक नए अंदाज से काम करे जो पहले नहीं हुआ हुआ, क्योंकि हमारे माजी में बैंकों ने इसमें ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं दी। तो 2 एक बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक ये कि हमने पहली दफ़ा अपनी तारीख़ में बैंक्स पे ये लागू टारगेट्स किए हैं कि उनको इस साल के आखिर तक अपने सारे कर्ज़ों का 5% हिस्सा जो है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में देना होगा, जिससे मॉर्गेजेस भी शामिल हैं। पहले कभी ऐसा मैंडेटरी टारगेट नहीं दिया गया। ये एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ 5 महीने में जो 42 अरब का कर्ज़ा में इजाफा हुआ है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में, इस दौरान कभी हमारी तारीख़ में इस रफ्तार से कर्ज़ा नहीं बढ़ा और आज जो बिल्डर है और जो कंस्ट्रक्टर है उसको आसानी से कर्ज़े मिल रहे हैं नए घर बनाने का। और इंशाल्लाह इन सहूलियात से जो अब गवर्नमेंट ने की हैं मॉर्गेजेस में भी वो आसानी आएगी। और जैसा कि हमने कहा कि स्टेट बैंक के ये 16 जो दफातर हैं ये कंप्लेंट्स लेने के लिए आपका इंतज़ार कर। सही, एक सवाल कॉलर हमारे साथ लाइन पे आरिफ साहब, मैं उसके बाद आपके पास आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम जी, राजा जैद दनियाल बात कर रहा हूँ जी, खन्ना डाक इस्लामाबाद से। जी राज साहब फरमाइए। मेरी गुजारिश ये थी कि सबसे पहले जो ये कर्जों के हवाले से आप बात कर रहे हैं जी, ये दही इलाकों में किसी किस्म का कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है, दही इलाके को भी प्रोग्राम में शामिल करें। ठीक है। हमारा दही इलाका यूनियन कौंसिल तमैर है, चिरा है, किरपा है, ये सियाला है, बरकाऊ, जितने भी हमारे दही इलाके इनको शामिल नहीं किया गया, प्लीज इनको शामिल किया जाए। ओके। सेकेंडली ये है कि हम जद्दी पुश्ती जी काफ़ी नस्लों से यहाँ दही इलाके में रह रहे हैं, यहाँ सीडीए का कोई अमल दखल नहीं है और हमें हमारे मीटर जो है वो बंद किए हुए हैं, जानबूझ के बंद किए हुए हैं। हमें इंतहाई परेशानी है कि हम यहाँ के रहायशी हैं और जद्दी पुश्ती हमारे गांव हैं और गांव में के हम रहायशी हैं और हमारे मीटर नहीं लग रहे, हम किसी सोसाइटी में नहीं रह रहे, ना ही किसी। बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का राय साहब। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं इमरान शेख बात कर रहा हूँ सकरन से। जी जी इमरान साहब फरमाइए। सर मैंने इसलिए कॉल की थी कि मैं भी जो है ना अपने ख्वाहिशमंद था, वजीर आजम की जो नई स्कीम आई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से आपको एक मसला पेश करना चाह रहा था। जी जी फरमाइए। मैं इधर मकामी बैंक गया, मेरा अकाउंट है मिजान बैंक में। ओके। मैं एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता हूँ, मेरी फैमिली में दो बेटियां हैं, एक बेटा है, एक बीवी है मेरी जी। और हम लोग गालिबन 8-10 साल किराए के मकान में रह रहे हैं। ओके। तो उस हवाले से मुझे मकान के लिए परेशानी थी, तो मैं निजान बैंक गया नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से फॉर्म लेने। जी। तो जनाब वहाँ के मैनेजर ने मुझे मायूस किया बहुत और कहा कि जनाब इसके अंदर बहुत पेचीदगियाँ हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जनाब इसके टर्म ऑफ कंडीशन मुझे बता दें, अगर मैं लूँगा तो मैं अप्लाई कर लूँगा। तो उन्होंने कहा जनाब इसके लिए जो पहली बात तो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, दूसरी बात अपना जाती घर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दोनों ही चीज मेरे पास नहीं है, तो मैं अहल हूँ। तो उन मैनेजर साहब ने मुझसे कहा कि जनाब आप बाद में आइएगा, अभी मैं बिजी हूँ। हालांकि वो कोई मतलब इतने बिजी भी नहीं थे और मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। अच्छा सही इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपकी शिकायत नोट कर ली गई है और इस हवाले से बात करेंगे। पहले राज साहब ने जी जो कॉल किया गवर्नर साहब, वो इस्लामाबाद के नवाही इलाकों की बात कर रहे हैं, बाराकोऊ और सिहाला। वो कह रहे हैं जी वहाँ पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, तो वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इस बारे में आप जी ये देखें, ये स्कीम सारे पाकिस्तान के लिए है और कहीं भी घर हो जहाँ पे ज़मीन का टाइटल क्लियर हो तो इससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और जहाँ भी उनको कोई बैंक की ब्रांच हो वहाँ पे जाके वो ऐसा एक लोन ले सकते हैं। ज़मीन का टाइटल क्लियर होना चाहिए, ज़मीन का तो टाइटल क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसी की बेसिस पे बैंक कर्जा देता है। बाहर के ममालिक में भी ऐसे ही होता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन पहले से ही होती है, उस पर वो एक नया मकान बनाना चाहते हैं। पहले बैंकों से कर्जा लेना मुश्किल था और उसके जो दाम थे, जो शराइत थी, वो ज़्यादा थी, जैसा कि मैंने वजाहत की। अब उसकी जो माहाना किस्त है वो तकरीबन आधी हो गई है और सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि हुकूमत ने ये सब्सिडी दी है। इसके साथ जो मेरा ख्याल है सक्कर से सवाल था, इमरान शेख साहब ने सवाल किया था कि जी सरकारी मुलाजिम होना चाहिए जी, अगर आपको लोन चाहिए। इसमें ये शर्त बिल्कुल नहीं है कि सरकारी मुलाजिम होना चाहिए और मैं उनको कहूँगा कि सक्कर में हमारा स्टेट बैंक का BSc का दफ्तर है, वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाएं। वहाँ का नंबर है 0300 5133 781 0300 5133 वहाँ पे जाके जो हमारे चीफ मैनेजर साहब हैं, एक हेल्प डेस्क इसीलिए मौजूद है कि इन कंप्लेंट्स को दूर किया जाए। लेकिन सब के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपको सरकारी मुलाजिम होना हो। सर ये सकरंड से कॉल थी गवर्नर साहब, सॉरी। अच्छा तस्वीर ये ज़िला नवाबशाह में ये है जगह सकरंड, तो आई एम श्योर ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगा कि नवाबशाह में अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो कहाँ कंप्लेंट करते हैं। आरिफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे? ये मैं कह रहा था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कि हम इसको सिंप्लीफाई और करते जाएँ और एप्लीकेशन को स्टैंडर्डाइज करते जाएँ, जो समर साहब भी कह रहे थे। और इन लोगों ने हमारे साथ काम करके एक कंडीशन रखी है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसका सोल्यूशन होना है। जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको कंप्लीशन में हो रही है लोगों को। अगर कंप्लीशन एक दफ़ा हो जाएगी तो 30 दिन का वायदा है और तो मॉनिटर करते हैं रेगुलरली और समर साहब हमसे रोज़ पूछते रहते हैं। और मैं साथ ये भी बता दूं कि अगर अपनी ज़मीन ना हो तो आप फिर भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आप फिर भी उसका कर्जा ले सकते हैं। सही। और इमरान शेख साहब ने सर शिकायत की बात की, तो आपने तो अपना मोबाइल नंबर दे दिया, मैंने तो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं
कि अगर नेशनल बैंक में आप अप्लाई करते हैं, आपको कोई भी मसला आता है, कोई तंगी होती है, तो आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को आप अप्रोच कर सकते हैं। समझ साहब, एक कॉलर को शामिल करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? रफीक बात कर रहा हूँ सर, बलोचिस्तान से। जी रफीक भाई फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? ये पूछना था मुझे कि ये कर्जा देने को जो अख्तियार है ये बैंक के पास है या कि हुकूमत का ये जो अथॉरिटी है इसके पास है? क्योंकि अगर बैंक के पास है तो फिर तो ये स्कीम कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बैंक तो किसी बैंक का क्या वास्ता है किसी गरीब शहरी से, या गरीब शहरी को क्यों कर्जा देगा? बैंक का तो अपना तरीकाकार है। हमने जब भी दरखास्त दिया तो अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं। बैंक वाले से जब भी जाते हैं तो वो कोई ना कोई मसला डाल देते हैं। रफीक साहब आपके कमेंट का जवाब अभी लेते हैं। आरिफ साहब आप कुछ नहीं, मैं इसलिए कहूँगा कि ये पहले दिक्कत थी, गवर्नर साहब ने भी कहा, लोगों ने कहा कि बहुत स्कीम पहले नहीं थी। अब जो स्कीम्स है और हमारे पास जो टारगेट्स हैं बैंक की मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस, और हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करने को तैयार हैं, इसलिए आपको ये दिक्कतें अब मौजूद नहीं होंगी। और आप प्लीज़ नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में तशरीफ़ लाएँ जो आपके घर के पास हो, या कोयटा में रहते हैं आप? कहाँ? जी बलूचिस्तान से। इन्होंने इलाके का नाम नहीं बताया अपने। इलाके का नाम रफीक साहब थे। रफीक साहब आपको प्लीज़ ज़रूरी है कि आप ये नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में तशरीफ़ लाएँ, और ये ज़रूर आपको महसूस नहीं होगा कि बैंक नहीं देना चाह रहा, बिल्कुल देना चाह रहा है। और अगर कोई आपको शिकायत हो, प्रॉब्लम आए, तो आप मोबाइल नंबर पे आप प्रेसिडेंट साहब को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और आपने पूछा अथॉरिटी किसके पास है सैंक्शन करने की? हुकूमत के पास है या बैंक के पास है? तो वो ये अथॉरिटी जी बैंक के पास है। कर्जा बैंक ने ही देना है और बैंक ने ही फैसला करना है कि उनको कर्जा जब देंगे तो आया उनको वापस भी मिलेगा कि नहीं। लेकिन हुकूमत इसमें बड़ी मदद कर रही है कि अगर कर्जे में कोई डिफ़ॉल्ट आती है तो कुछ हद तक हुकूमत उसकी रिस्क गारंटी भी दे रही है। ये एक स्कीम का बड़ा अहम हिस्सा है। सेंटर साहब आप बुनियादी तौर पे जो बलूचिस्तान से हमारे कॉलर थे रफ़ीक साहब, उनका बड़ा अहम सवाल था। इसमें बात यह है कि जो हुकूमत का काम है या था वो ये था कि उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसके अंदर स्टेट बैंक और बैंक्स वो इस पर्टिकुलर इस हाउसिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट तश्कील दें जिसकी कि जो कॉस्ट है वो ऐसी हो कि जिसमें कि हर गरीब आदमी भी उसको अदा कर सके, वो किस्त उसकी। अब ये जो है तो चूंकि एक नया प्रोडक्ट है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी खुद भी कहा, इसलिए ये एक फ़र्ज़ हो गया है ये बैंक्स का। अब ये कोई वो नहीं है कि इख्तियार नहीं है कि वो कहें कि जी हम ये लोन नहीं देते, यानी वो अपनी जो भी अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उसकी कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन ये अब एक नया प्रोडक्ट के तौर पे सामने आया है जिसमें कि हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है रेट्स को, और जो बैंक्स हैं वो एक बुनियादी जितने भी उसके लवाजमात हैं उसको पूरा करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। तो अभी ये अगेन जिस तरह मैंने कहा कि अब ये बैंक्स पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक इसको कामयाब बनाते हैं और किस तरह से उन लोगों के लिए, क्योंकि बैंक्स के लिए भी ये एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि जो उनकी जो मुनाफा है उसमें हुकूमत उनकी मदद कर रही है कि वो ये जो सस्ते लोन दे रहे हैं तो उसके जो फ़र्क है वो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। तो इसलिए ये जो है तो आपका हक बनता है। और ये एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि आप ज़रूर पूरे एतमाद के साथ बैंक्स में जाके और जो भी उनकी शराइत हैं जो कि बहुत ही कम है उसको आप पूरा करें और इसके बेनिफिट कर सकते हैं। सही, इस पे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? नुमान अली बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी नुमान साहब फरमाइए। मेरी पहले तो रिक्वेस्ट है जी, 3 साहब बैठे हुए हैं सामने, इनमें से कोई एक जाके जरा किसी भी बैंक से जो है ना इंफॉर्मेशन जरा गैदर कर लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही है, तसल्ली बख्श नहीं है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे लोग कॉल्स मिला रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही उनकी, तो उनके बिहाफ पे भी मैं 4-5 क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। 4-5 क्वेश्चन? चलिए जल्दी करेंगे आप। जी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारी जो पे है वो बिटवीन 60,000 to 90,000 है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है तो उनको मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो प्लॉट्स हैं वो इस्लामाबाद के सेक्टर से थोड़ा सा साइड पे है, जिनकी वैल्यू है 40 to 60 लाख। क्या उस पर लोन मिल सकता है? क्योंकि अगर 1 करोड़ से कम होगा लोन तो फिर तो वो घर नहीं बन सकता, उसका क्या फायदा। तीसरी चीज ये है कि जो हम लोग हमारा ID कार्ड है उसको मेन इनको रखना चाहिए,
क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जितनी वो ज्यादा मांगेंगे उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा ये चीज। फोर्थ चीज ये है कि जो कुछ एरिया इस तरह जिसमें हम नीचे शॉप्स बना सकते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल बन सकता है उस पे। और फिफ्थ जो मेन क्वेश्चन है वो ये, इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो तो छोटे हैं, क्या वो इस चीज को फिर सफर करेंगे, बेयर करेंगे, इसको किस तरह से लोग हैंडल करेंगे? बहुत शुक्रिया आपने साहब काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए और बड़े पर्टिनेंट आपने सवालात नुमान साहब पूछे। तो समर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल 1 करोड़ तक का, जैसे कि अभी रिवीजन जब ये तब्दीली की गई है उसके बाद आप 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। और उसकी अगर हम इंस्टॉलमेंट देखें तो उसकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन जो महीने की बन रही होती है वो 77,000 रुपये बन रही होती है, जो कि अगर ये स्कीम ना होती तो 1 लाख से भी ऊपर थी, तकरीबन 1.25 लाख के करीब थी। तो अगर 77,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनती है तो उसका मतलब ये है कि फिर आपकी आमदनी इसकी दुगनी होनी चाहिए, यानी आपकी आमदनी तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो फिर आप उतना कर्जा ले सकते हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट 50,000 तक बन सके। सही। और इसके अलावा सर उन्होंने पूछा कि अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल टाइप को बनाना चाहें, अगर के नीचे दुकान बना लें, ऊपर देखें, इस सवाल का मैं जवाब दूंगी। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि जिनके पास अभी छत मौजूद नहीं है उनके सरों पर छत आ जाए। तो सबसे पहली स्कीम के अंदर प्रेफरेंस जो है वो घरों के लिए है। जब एक दफ़ा ये कामयाब हो जाएगी उसके बाद की फिर बाद के स्टेजेस के अंदर ये दिखाया जाता है। लेकिन बुनियादी मकसद जिसके सर पे छत नहीं है उसको सर पे छत मिलनी चाहिए। और इन केस के अगर नागहानी मौत हो जाए एप्लीकेंट की, अगर वफात हो जाए उसकी, तो उस सिलसिले में? जी देखें, नागहानी जो खुदा ना खास्ता अगर इंतकाल हो जाता है बोरोर का, तो तमाम बैंक जब ये लोन देते हैं तो वो इसको इंश्योर करते हैं, उसकी इंश्योरेंस ली जाती है। और इस्लामिक बैंक जो है वो तकाफुल करते हैं उसके अंदर, जिसकी सूरत के अंदर फिर वो कर्जा उसको नहीं अदा करना पड़ता बल्कि वो इंश्योरेंस से रिकवर हो जाता है। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा इस्माइल बात कर रही हूँ, प्रोफेसर हुमा इस्माइल मुल्तान से। जी मैम फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो कर्जों की बात हुई है पाकिस्तान में घर हाउसिंग स्कीम के लिए, तो इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक तो किसी गरीब तबके के लिए, गरीब बंदे के लिए ये कर्जा अवेल करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा सर्कल है, लोगों में उठना बैठना है, मेरे मुताबिक तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन पूरे शराइत पर पूरा उतरे। क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि आपको जायदाद पहले जमा करवानी है, उसके नोट्स मतलब जो आपके पास कागजात हैं वो आपको देने हैं, उसके बाद ही वो हमें कर्जा दिया जाता है। जी मैडम। तो जो बेचारा है ही गरीब, तो वो कौन से कागजात जमा करवाए, या लो आमदन है तभी तो वो कर्जा ले रहे हैं। तो गरीब बंदे को इसमें क्या फायदा है, वो हमारी समझ में तो प्रोसेस नहीं आया। मैडम ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और यकीनन वैलिड ऑब्जर्वेशन होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं समर साहब से। जी समर साहब। थैंक यू फारूक साहब। देखिए मोहतरमा, आपने जो बात कही जरा देखिए, मैं दोहराता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या कागजात हैं जो आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी के पास या गरीब आदमी के पास मुमकिन नहीं है। क्या CNIC मुमकिन नहीं है? CNIC उसके पास होता है। तस्वीरें वो भी मुमकिन है। अगर जॉब करता है तो उसका सैलरी का स्लिप कोई ना कोई आती होगी, और अगर जॉब नहीं करता और वो कोई दुकान उसकी है तो उस दुकान का वो किराया अदा करता होगा, कुछ ना कुछ किराया ज़रूर अदा करता है। अभी जिस घर में रह रहे हैं उसका वो भी किराए पे है क्योंकि उसका अपना घर नहीं है, तो उसका जिसको किराया अदा कर रहा होता है उससे कागज़ पर लिखवा देना कि कितना किराया लिया जा रहा है। फिर वो जिस घर में किराए में रह रहे, आजकल सब ने अपने अपने जो मीटर्स अलग कर लिए हैं, उसका बिजली का कुछ ना कुछ बिल आ रहा होता है। टेलीफोन आजकल, मोबाइल फ़ोन, आज इस स्कीम के अंदर ये खूबी भी है कि बैंकों ने मोबाइल कंपनियों के साथ मिलकर जो मोबाइल का टॉपअप किया जाता है उसकी बुनियाद पे वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि इसका किस तरीके से स्पेंडिंग पैटर्न है। तो ये वो सब की सब चीज़ें हैं जो कि एक हर आदमी के पास मुयस्सर होंगी। इसकी बुनियाद पे बैंक लोन अप्रूव कर देगा। बाकी जहां तक जो आप बात कर रही हैं कि घर के वो कागजात या लैंड टाइटल क्लियर होना, वो तो उस स्टेज पे आता है कि जब डिसबर्समेंट की जा रही हो, लेकिन अप्रूवल की स्टेज पे इनमें से किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। घरेलू मुलाजिम अगर कोई है जिसकी सैलरी स्लिप नहीं है, मतलब वैलिडेटेड, उसकी भी वजाहत कर दूं, चौकीदार है या ड्राइवर है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इस सिलसिले में देखिए स्टेट बैंक ने एक और सहूलत दी है, वो ये कि आप जिसके पास मुलाजिम हैं, अगर वो एक आम कागज़ पर एक थर्ड पार्टी गारंटी कहते हैं इसे, ये लिख दे कि मैं जानता हूं इस शख्सियत को, ये मेरे पास इतने अरसे से मुलाजिम है
और ये इतने इसको हम इतनी तनख्वाह देते हैं जो कि 10,000, 20,000 या 25,000 है। अगर ये देते हैं तो इसकी बुनियाद पर स्टेट बैंक ने पहली मरतबा बैंकों को ये अलाउ किया है कि इस थर्ड पार्टी गारंटी की बुनियाद पर भी कम से कम पहले 1 साल तक के लिए, जब तक कि वो घर तामीर हो रहा है या उसके टाइटल क्लियर हो जाएंगे, उस वक्त तक के लिए उसको लोन वो उस पर दे सकते हैं। और जो ये गारंटी दे रहे हैं उसकी सर लायबिलिटी इसमें क्या होगी? इसकी फुली गारंटीड होगा या एक लेटर ऑफ कंफर्ट है? देखिए, ये लेटर ऑफ कंफर्ट है, ये बैंक गारंटी नहीं है। सही, क्योंकि अगर बैंक गारंटी होगी तो फिर तो बहुत महंगी हो जाएगी ये। सही। सेंटर साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे? जो उन्होंने कहा एक परसेप्शन अवाम में ऑब्वियसली होती है जब भी कोई स्कीम आती है, तो मोहतरमा का ख्याल था जो मुल्तान से बात करी थी। जी देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ है जिस तरह के ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा अभी कि जो इसमें मुश्किलात और वो थोड़ी ताख़ीर आएगी। हालांकि हमारे बैंक्स ने एक ऐसा सिस्टम वज़ा किया है जिससे कि ये मुश्किलात नहीं आएंगी। आप जब बैंक जाएंगे आपको लोग आपका ताउन करेंगे और वो आपको पूरा समझाएंगे। ये इसी को जहन में रखते हुए कि गरीब लोग जिनके पास न तो उनके पास बैलेंस शीट होती है, न उनके पास कोई टाइटल्स होते हैं या उनके पास कोई घरों के कागजात होते हैं, ये मकसद उसी को जहन में रख के तो बनाया गया है कि जिसमें कि कम से कम कागज़ आपको ज़रूरी होंगे। और जिस तरह के जिक्र किया गया, जितने जो शनाख्ती कार्ड है, तस्वीरें हैं, या उस दुकान या उस जगह जहाँ पे आप नौकरी करते हैं उनसे जो भी आपकी तनख्वाह का एक सर्टिफिकेट सा, ये एक बुनियादी चीज़ें हैं। बिकॉज का मकसद यही है कि ज़ाहिर है कि किस्त तो देनी है, चाहे बहुत ही कम है, लेकिन किस्त देनी है। और वो किस्त जो है तो उनके जो माहाना किराए जो वो दे रहे हैं उससे भी कई सूरतों में कम होगी। सही। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त टेलीथॉन में ज्वाइन करेंगे, ये कॉल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली स्विच बोर्ड बिजी होगा, तो इन्होंने डायरेक्ट नंबर पे कॉल किए यहाँ पे एक्सचेंज में स्विच बोर्ड पे। और आबाद के ये चेयरमैन हैं जी बख्शी साहब, ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के, ये शामिल होना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बख्शी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं इमरान खान और पूरी टीम को भरपूर मुबारकबाद चाहूँगा कि जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार उस तबके के लिए सोचा जो पहले मकान था, और इसमें इतनी आसानियाँ पेश इसमें डाल दी हैं कि अब वो यकीनन वो हकीकत बनने जा रहा है, जिस पे हम कहते हैं कि 0% पे अखवत के जरिए फाइनेंसिंग। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। 3% पे फाइनेंसिंग, 5% पे फाइनेंसिंग, 7% पे फाइनेंसिंग, जो कि आज से 6 महीने पहले 15% पे होती थी। इसी तरह फेडरल ग्रांट हर मकान पे, पहले 3 मकान पे 1 लाख रुपए की ग्रांट। पाकिस्तान में डेवलपर को कभी भी फाइनेंस मिलता नहीं था, इसीलिए वो कभी ये कम लागत के मकान बनाता नहीं था। अब ये डेवलपर फाइनेंस भी आसान कर दिया गया है। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे जो ड्यूटीज कम करके कहीं 5% की, कहीं 8% की, 2% कर दी गई है, ताकि लोग अपना मकान खरीद सकें, या जो बेच के अपने 2 बच्चों में बांटना चाहते हैं तो वो मकान बेच के 2 मकान ले सकें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। साबिक चेयरमैन थे ये जी आबाद के। और ख़वातीन आज़ाद, वक्त हमारे पास बहुत महदूद था, हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को इसमें शामिल कर सकें। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, गवर्नर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो अक्सर कॉलर्स ने कहा कि जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है स्टेट बैंक में, वो बड़ा प्रोएक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है इस स्कीम के हसूल में, वो शिकायत करे और उसका अजाला भी उसी हवाले से किया जाए। मैं अब कंक्लूड करना चाहूँगा। कंक्लूजन से पहले मैं चाहूँगा अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूँ। गवर्नर साहब आप। जी देखें, आपके कुछ कॉलर्स ने यह सवाल किया कि भाई आया एक बैंक क्यों कर्जा देगा, ख़ासकर एक आम आदमी को क्यों कर्जा देगा जब पहले उसने कभी आम आदमी को कर्जा नहीं दिया। और इस सवाल में ये वज़न है क्योंकि माजी में ऐसा ही हुआ कि बैंक्स ने यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़न के मुताबिक एक नया दौर आ रहा है, और मेरी सबसे दरख्वास्त ये होगी कि ये जो नया दौर आ रहा है इसको आप आजमाएं। 2 वजूहात हैं कि स्टेट बैंक जो कि रेगुलेटर है उसको उम्मीद है कि बैंक्स इसमें अब आपकी मदद करेंगे। पहली चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग के फाइनेंस पे हमने मैंडेटरी टारगेट्स लगाए हुए हैं, यानी कि बैंकों को कुछ कर्जे देने के लिए अपने टारगेट्स मीट करने हैं। इसीलिए अब प्रेसिडेंट आबाद ने जिस तरह कहा कि अब उनके बिल्डर्स को कर्जे मिल रहे हैं, इसी तरह हम बैंक्स को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो आसान शराइत पे छोटे तबके के लोगों के लिए कर्जे देने हैं,
इसमें बैंक्स क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इन टारगेट्स को हम लागू करेंगे। और इसका सबूत ये है कि पहले कभी हमारी तारीख में 5 महीने में 42 अरब का कर्जा नहीं बढ़ा हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को, वो बढ़ा है। और जो तकरीबन 40 बिलियन की जो एप्लीकेशंस आई हैं इनको हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो हमारे 16 दफातर हैं उसकी जो कंप्लेंट्स में जो डैशबोर्ड बन रहा है वो रोज़ मुझ तक भी पहुंचता है कि क्या कंप्लेंट्स की रेजोल्यूशन रही। तो मैं दावत दूंगा कि इस नए सिस्टम को आजमाएं और स्टेट बैंक आपकी मदद करेगा कि बैंक से अब आपको एक नया रवैया मिले। थैंक यू सर। उस्मानी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही गवर्नर साहब ने कहा, ये स्कीम थोड़ी इवॉल्व होएगी, जैसे आपने भी कहा शिबली साहब, थोड़ी दिक्कतें हैं, शुरू में दिक्कतें हैं, इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते जा रहे हैं। हमने ये किया है कि हर ब्रांच का आपस में मुकाबला करा दिया है और वो एक ब्रांच को टारगेट दिया है, हर ब्रांच को टारगेट दिया है, वो एक दूसरे को उनको हम इनाम दे रहे हैं जो ज़्यादा कर्जे करेगा। तो कंपटीशन की आहिस्ता आहिस्ता ये मैं बहुत आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये आगे चलेगा। और अगर आपको कोई शिकायतें हों तो उसको रिमूव करेंगे और उसको इनको और मजीद इम्प्रूव करने की गुंजाइश हो। सही। जनाब अनवर अली हैदर साहब, सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा जो आरिफ उस्मानी साहब ने भी कहा और गवर्नर साहब ने कहा कि ये इंशाल्लाह ये आगे चल के स्कीम ये भी चलेगी और पाकिस्तान में घरों की फराहमी भी बड़ी तादाद में कम लागत घरों की फराहमी होगी। इसमें इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि जितनी इस्लाहात और मराहत दे दी गई हैं और हुकूमत की जानिब से आज भी जिस तरह से कहा गया, बैंक्स ये लोन ज़रूर दे रहे हैं, सारी सब्सिडी जो है वो हुकूमत की तरफ से आ रही है। 35 अरब रुपए लोन्स के लिए, पहले घर के लिए 3 लाख रुपए, पहले 1 लाख घरों के लिए 30 अरब रुपए की वो सब्सिडी, उसके अलावा भी बेइंतहा इसमें टैक्सों में कमी। तो अब कोई वजह नहीं है, इंशाल्लाह ये घर बनेंगे, ये स्कीम भी चलेगी और घर भी बनेंगे। थैंक यू सर। सेनेटर शिबली फराज साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं ख़ुसूसन दुआ तमाम पाकिस्तानियों की पहुँचाना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कंक्लूजन? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आपके कॉलर्स की बातें सुनी और अपने जो कॉलीग्स हैं उनकी बातें सुनी, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये एक नेक नीयत पे मबनी एक बड़ी एक अच्छी सोच के साथ ये इस मकान के हुसूल को एक आसान तरीके से बनाने के लिए जो हुकूमत ने जो भी कोशिशें की हैं अपनी बैंकों की मदद से, इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगा, क्योंकि एक फलाही प्रोजेक्ट है और एक मुस्बत प्रोजेक्ट है और ये मेरा ख्याल है कि एक गेम चेंजर साबित होगा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह। जैसा आपने कहा शिबली साहब, इंशाल्लाह ताला ये गेम चेंजर होगा। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही नेशनल बैंक की ये टेलीथॉन इसका वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है। घर बनाने का इससे नादिर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हर पाकिस्तानी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। प्लीज़ इसे अवेल करें, इस स्कीम को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक हसन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।